हेलो एवरीवन, आप सभी को कर्ण एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का एक पाठ राजनीतिक विज्ञान, जिसमें अलग से एक आपको बुक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सत्ता की साझेदारी, पहला चैप्टर। पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग बनाए हुए हैं इस चैप्टर के, बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। क्योंकि अगर आप क्रम वाइज देखते हैं तो आपको समझदारी बहुत बढ़ेगी, और मैंने बहुत डिटेल से इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड्स बाय वर्ड समझाने की कोशिश की है। अगर वो दो वीडियो आप देख लेंगे और जो भी आने वाले वीडियो और भी आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, पूरा देखने के बाद आप अगर क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं बनने वाले सवाल हो ही नहीं सकता। आपके मन में ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते जो बनेगा नहीं। हर क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, ठीक है। और हम लोगों ने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 किए हैं, उसको जो भी मैंने बताया है वो चीज आप नोट्स करते जाना, छोटा छोटा जो बातें हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आ, दोस्तों, कि बेल्जियम की समझदारी। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने देखे नहीं, कि जैसे श्रीलंका में तमिल लोग और वहां पे सिंहलियों के बीच में जो टकराव हुआ 1950 और 1960 के दशक में, ठीक है, 1950 1960 के दशक में, वो यहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह से वहां पर एक अवहेलना किया, जो बेगानापन उन लोगों के बीच में, दोनों समुदायों के बीच में हुआ, जिसके वजह से गृह युद्ध भी हुआ। और 2009 में हालांकि गृह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन बेल्जियम का जातीय बुनावट बहुत जटिल होने के बावजूद भी यहाँ बहुत शांति से जितने सारे समुदाय रहते हैं, वो समुदाय आराम से एक दूसरे को मिलजुल कर रहा। इसके पीछे क्या रीजन है, किस तरह से बेल्जियम के संविधान में कानून बनाए गए, किस तरह से सरकार इन चीजों से निपटा, इसमें आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम थोड़ा सा जातीय बुनावट देख लें बेल्जियम की, तो अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि अगर आप जातीय बुनावट को देखते हैं बेल्जियम का, तो बहुत कठिन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये 59% मैंने लिख लिख के रखा है। 59% लोग डच भाषी है, मतलब डच भाषा को बोलते हैं, और ये फ्लेमिश इलाका में रहते हैं। और 40% जो आपका द्वितीय सेकंड में जो ज्यादा नंबर में है, वो फ्रेंच भाषी है, और ये वेलोनिया में रहते हैं। और 1% के लगभग जर्मन भाषी है, जो जर्मन भाषा को बोलते हैं। और आप जानते होंगे, ये जो बेल्जियम है, यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है, जैसे हमारा हरियाणा की देश से भी आधी है। क्योंकि यहाँ पे लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं, और हमारे हरियाणा में लगभग लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं। इसकी राजधानी ब्रुसलेस है, जिसमें अगर आप जातीय बुनावट को देखते हैं सिर्फ और सिर्फ राजधानी में, तो 80% फ्रेंच लोग रहते हैं और 20% डच लोग रहते हैं। इतना इतना आपको जो विषमता होने के बावजूद भी इन लोगों ने किस तरह से समझदारी अपनाया, ताकि बेल्जियम शांति से पूरे देश को, सभी लोग एक दूसरे को मिलकर रहा। आइए हम समझते हैं लाइन बाय लाइन, और हम पढ़ेंगे। क्लियर है। इसमें कहा गया कि बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। क्योंकि आपको वीडियो 2 देखेंगे, पार्ट 2, तो आपको देखेंगे श्रीलंका में किस तरह से जो ये सिंघली लोग हैं, ये लगभग 74% के हैं, वो तमिलों पर किस तरह से थोपा गया। अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए अपने हक में कानून बनाए, अपने भाषा को ज्यादा महत्व दिया, अपने धर्म को ज्यादा महत्व दिया, जिसके वजह से टकराव शुरू हुआ 1950-60 के, और 2009 में जाके खत्म हुआ। हालांकि बाद में ये थोड़ा मान लिया गया, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने इस तरह से नहीं किया, बेल्जियम के सरकार ने अलग फैसला किए। क्या फैसला किए, देखिए। इन्होंने क्षेत्रीय अंतरों, क्षेत्रीय मतलब जो देश के अलग अलग भाग में छोटे छोटे क्षेत्र है, जो अंतरों, अंतर मतलब जो डिफरेंस है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो उनके सांस्कृतिक भी अलग अलग होगी, उनकी भाषा भी अलग अलग होगी। इन चीजों को इन्होंने स्वीकार किया, अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी बुनावट है, सभी को लेके चलना पड़ेगा। उनको एक्सेप्ट किया। हालांकि ऐसा श्रीलंका ने नहीं करा था, इसलिए उनको वो परिणाम झेलना पड़ा। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए
देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन एहसास ना हो, सभी मिलजुल कर रह सके, उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, जिसके वजह से वहां के लोगों में जो कुछ भी, चाहे कम नंबर में रहने वाले लोग हैं चाहे ज्यादा नंबर में रहने वाले लोग हों, किसी को एहसास ना हो कि हमारा साथ कुछ भेदभाव हो रहा है। और इस जो बेगानापन भेदभाव के कारण उत्पन्न होता है, जिसके बाद आगे जाके टकराव होती है, जिससे जान माल की हानि होती है, देश की नुकसान होती है, इनसे निपटने के लिए इन्होंने एक मॉडल तैयार किया। वो भी कब से कब, 1970 से 1993। और ये बहुत कल्पनाशील रहा, मतलब बहुत ज्यादा सोच समझ कर बनाया गया। सभी धर्म, जाति और जो भी यहाँ भाषा के रहने वाले लोग थे, सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। इनके 4 जो संशोधन किया गया संविधान के अंदर में, उन 4 संशोधनों के बारे में आपको मैं वहां पे क्लियर बताऊंगा 4 पॉइंट। और आपको क्वेश्चंस पूछिएगा यहाँ पे कि आपको बोलेगा कि बेल्जियम के संविधान में 4 मॉडलों की जो सुव्यवस्था है बनाया गया सरकार ने, जिससे लोगों की क्या है, बेगनापन एहसास ना हो, इसको आप डिस्क्राइब करें, या आपको बोलेगा कुछ अपने भाषा में लिखें। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन के निकल कर आता है ये 5 नंबर क्वेश्चन में से। तो पहला क्या किया इन्होंने संविधान के अंदर में, क्या किया, देखो बहुत अच्छा बात इन्होंने किया। बोला कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, क्योंकि जैसे हमारे देश में भी 2 सरकारें हैं, एक राज्य सरकार है, एक केंद्रीय सरकार है। तो ये जो केंद्र में सरकार बनेगी, इस संविधान में यह प्रावधान किया गया, संविधान में यह प्रावधान किया गया कि जो केंद्र सरकार है, इन केंद्र सरकार में जो भी लोग मंत्री होंगे, संसद से जो मंत्री होते हैं, वो मंत्रियों की संख्या समान होगी, चाहे वो डच वाले ज्यादा हो चाहे फ्रेंच वाले ज्यादा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनमें डच भाषी जो लोग मंत्री होंगे, उतने ही मंत्री फ्रेंच भाषी के होंगे। इससे कोई टकराव नहीं होगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि अगर अपना भागीदारी समान है तो ऑब्वियसली जो कुछ भी निकल कर आएगी भागीदारी समान मिलेगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया कि हमारा संविधान में दोनों भाषा के मंत्रियों की संख्या समान होगी। इससे कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं होगी, कोई टकराव उत्पन्न नहीं होगा। इन्होंने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये पहला काम किया। तो आपको ये लिखना पड़े, क्या लिखना, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी के मंत्रियों की संख्या समान होगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी है, क्या करेंगे, जब दोनों भाषियों के समूहों के संसद बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते हैं। बहुत बड़ा बात इन्होंने कहा। इन्होंने क्या किया कि देखो कि यहाँ पे जो दोनों समूहों के हैं, जर्मनी तो भाषा जो बोलते हैं बहुत कम बोलते हैं, जो डच भाषी और फ्रेंच भाषी है, ये दोनों के जो भी सांसद हैं उस चुनकर गए हैं संविधान में, उन सभी संशोधनों के बहुमत से कोई कानून पास होगी। जैसे कि वहां पे श्रीलंका में अगर आप देखें कि किस तरह से सिंगलियों के जो मंत्री थे, उन लोग संविधान में कानून 1956 में पास करके एक ऐसा कानून भाषा को ज्यादा, उन्हीं को भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। इस तरह से अपना कानून कोई भी अगर ज्यादा होता है तो वो अपना चाहता है कि हमारे जो समुदाय है उनको अच्छा फैसिलिटीज मिले, उनको आगे डेवलपमेंट किया जाए, सरकार ये चाहता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बोला कि जो कुछ भी यहाँ पे कानून बनेगा वो दोनों भाषा के जो सांसद हैं उस केंद्रीय सरकार में गए हैं चुन के, वो लोग फैसला करेंगे और बहुमत से फैसला होंगे। अगर मान लेते हैं कोई 60 है, तो अगर मान लेते हैं कि जहां पर ज्यादा, अगर कहीं भी 2-4 भी ज्यादा हो गया वोट में कि ये यहाँ हाँ ये होना चाहिए, तब उसको फैसला लिया जाता है, अदरवाइज नहीं लिया जाता। ये तो एक पहला इंपॉर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आया। दूसरा क्या किया गया इनको संविधान में, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। एक बड़ा बात कहा गया है। क्या कहा गया है कि भाई यहाँ पे बोला कि 2 यहाँ पे क्षेत्रीय सरकार हैं, जिसको राज्य सरकार कह सकते हैं। जैसे हमारे देश में भी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार है, और हमारे पास केंद्र सरकार के पास कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए कुछ उन पर कानून बनाने के अधिकार है,
कुछ स्पेशल राज्य सरकार पर है जो कि केंद्र सरकार उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी हमारे कानून हैं जो दोनों सरकार मिलकर बनाते हैं। उसी प्रकार दो क्षेत्र अलग कर दिया गया और उनको सुपुर्द दी गई, मतलब पूरा खुला छूट दे गया कि अपने डेवलपमेंट के पर्पस में जो कुछ भी जरूरत पड़ेगी समय के अनुसार उनको वो अपना सकते हैं, उनके अधीन कर दिया। इसमें केंद्र सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं हो। ठीक है, ये एक बड़ा बात निकल कर, जैसे कि श्रीलंका में ये लोग चाह रहा था कि हमारा क्षेत्रीय सरकार बने, है ना, लेकिन हालांकि मिला नहीं। तीसरा जो बात यहां कहा गया कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इनमें समुदाय, दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे है कि जैसे अगर आप देखोगे ये ब्रुसेल्स जो इसकी राजधानी है, इस राजधानी में 80% फ्रेंच है और डच कितने हैं, 20% है। इससे क्या हुआ कि फ्रेंच वासी लोग ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। फ्रेंच वासी 80% लोग हैं, लेकिन डच वाला लोग को समान प्रतिनिधित्व, मतलब प्रतिनिधित्व इनको दिया गया, मतलब इनको बराबर हिस्सा दिया गया जो कुछ भी मिलेगा। लेकिन क्यों किया गया? क्योंकि डच लोग यहाँ पे ज्यादा लोग थे केंद्र से केंद्र में और फ्रेंच लोग कम था, जिससे बराबरी हो गया, जिससे टकराव नहीं हुआ और भेदभाव नहीं हुआ। ये एक बहुत अच्छा काम किया। तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाया गया। ब्रुसेल्स क्योंकि राजधानी था और वहां की अगर जाति बुनावट देखेंगे भाषी के आधार पर, तो फ्रेंच भाषा 80%, डच इस आधार पर क्या किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी के प्रतिनिधित्व का स्वीकार किया था, इसलिए इन लोगों ने भी कर लिया। क्योंकि कुछ आपको अगर करना पड़ेगा, हर जगह बराबरी खोजेंगे तो होगा नहीं, इसलिए एक बहुत बड़ा एक निष्कर्ष ये लोग निकल आया। यहाँ पे एक वर्ड्स निकल कर आ रहे, बहुत अच्छा वर्ड से आपको अगर बोल देगा कि गृह युद्ध से क्या समझते हैं, तो अगर आप बोलेंगे किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसे रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहे। यानी कोई समूह बनकर अगर सरकार के विरोध उनका आवाज उठाए, लड़ाई करने लगे, तो युद्ध में परिवर्तित हो जाती। इसी युद्ध को गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक है, ये वाला आपको क्वेश्चन पूछ सकता कि गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं। समझ में आया बात को? अब ये जो चौथा संविधान में इन लोगों ने परिवर्तन किया, संशोधन किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है। वो क्या है? बोला कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। कौन सी सरकार, बोले तीसरे स्तर पर कौन सी सरकार है, तो आप लोग बोल दोगे सामुदायिक सरकार। देखो ऐसे एनसीईआरटी पढ़ने से क्या फायदा होता है दोस्तों, अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे ना आपको आसान होगा, और अगर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे ना, मेरा वीडियो देखने के बाद एक बार रीड आउट कर लोगे ना, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बात समझ में आ रहा? एक तीसरे स्तर की सामुदायिक सरकार बनाए। इस सरकार का क्या काम है, इनको क्या अधिकार दिया गया, आइए हम समझते हैं। बोला कि इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं ना, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं सरकार का चुनाव। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वह जहां भी रहते हो उस समुदाय के सरकार को चुनते हैं। अलग अलग सरकार, डच भाषा डच का अपने को, फ्रेंच को फ्रेंच वाले, जर्मन को जर्मन भाषा के सरकार को चुनते हैं, उसको सामुदायिक सरकार कहा जाता है। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है। ये पूछ देगा कि बोलो सामुदायिक सरकार को किन किन अधिकार दिया गया, तो बोलना संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार दिया गया है सामुदायिक सरकार को। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है ना अपना पहचान वो संस्कृति से होता है। किसी का पहचान, हमारी पहचान हमारे संस्कृति से होता है, हमारी पहचान हमारे शिक्षा से, हमारी पहचान हमारी भाषा से। ये तीन चीज बहुत जरूरी, इसीलिए लोग चाहते हैं कि ये तीन चीज अपना हो। एक राजनीतिक अधिकार है ना। अगर आप नागरिक हैं किसी देश के, तो उस नागरिक होने के नाते आपका एक रहन सहन और शिक्षा और भाषा, इसको बदलाव नहीं किया जा सकता। ये अपना अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है। इससे अगर कोई छेड़छाड़ करे तो बड़ा मुश्किल काम है। बात समझ में रहा? और आइए आगे बोलते हैं। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। देखो आपको लग सकता है कि तीन सरकार बनाएंगे, अलग अलग है, लेकिन इन जटिलों के बीच में क्या फायदा हुआ उसको देखना पड़ेगा। इन जटिल होने के बावजूद भी, इतना समुदाय में विभिन्नता होने के बावजूद भी लोग आराम से रहने लगे, क्योंकि सबको समान अधिकार और समान प्रभुत्व का अधिकार दिया गया। लोग ऐसा एहसास नहीं करें कि हमारे साथ कुछ अलग हो रहा है, कुछ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए बेगानापन नहीं हुआ, तो लोग एक दूसरे से मिलकर रहे। और ऐसे देश की उन्नति है, अगर एक दूसरे को लोग अगर साथ मिलजुल कर रहेंगे तो ये देश की उन्नति की है।
अगर आप नहीं रहोगे तो देश की ये खंडन हो रहा है, मतलब टुकड़ा टुकड़ा, मतलब जब भी आप अगर देश अगर टूट रहा है इसका मतलब यूनिटी घट रहे हैं, तो आपका डेवलपमेंट ऑब्वियसली कमजोर होगी, है ना, विकास नहीं होगी। तो ये लोग इसको ध्यान में रखते बनाया गया, जैसे श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लिए भी है, उन लोग के लिए भी है, पर यह व्यवस्था बहुत सफल रही है। इसके मुल्क में गृहयुद्ध आकांक्षाओं के विराम लग गया, वरना गृहयुद्ध की स्थिति बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बांटा गया होता। जब उनके यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स उसका मुख्यालय चुना गया। तो एक इंपॉर्टेंट और बात निकल कर आ रहा है, बोला कि जब यूरोपीय, क्योंकि एक यूरोप देश, यूरोप महाद्वीप का महादेश जो है उनका एक ये देश है, इनमें जितने सारे दोस्त एक यूरोपीय संघ बनाए, तब उनका जो ये हुआ मुख्यालय हो गया, वो कहाँ हो गया, ब्रुसेल्स को रखा गया। तो आपको पूछ देगा यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी में बनाया गया, इनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आगे अगर आप देखते हैं इन पॉइंट्स को, तो बोला कि बेल्जियम और श्रीलंका, इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। देखो, दो अलग अलग सरकारें थी, दो अलग अलग तरीके से निपटाने की कोशिश की। यहाँ पर जो श्रीलंका की अगर बात करें, तो यहाँ सिंगलियों ने अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता था, और बेल्जियम चाहता था शांति रहे देश में, इसीलिए सबको समान अधिकार और समान ये देना चाहते थे। सो बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्र के भावनाओं का आदर करते हुए देश की एकता संभव है। इस एहसास चलते दोनों सत्ता पर साझेदारी करने पर सहमत हुए। हम भी बोला कि सहमत होते, आप भी सहमत हो जाइए, ताकि दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी करना पड़ सकता है ऐसे में। अब दोनों सहमत हुए, इससे टकराव नहीं हुआ, लोगों के बीच में युद्ध से बच गया, जैसे श्रीलंका में नहीं हुआ। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया है। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करना और सत्ता में उनको हिस्सेदारी न बनाने का फैसला करता है, तो देश में क्या कहता है, एकता की संकट पड़ सकती है, और एकता की संकट पड़ेगी तो गृह युद्ध हो सकती है, और गृह युद्ध हो जाने से हमारे देश की माल जान की हानि होगी, एक दूसरे को लोग मरेंगे, जैसे श्रीलंका में कितने लोग मारे गए, इस तरह से हो सकता है। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। अगला वीडियो में अगला जो टॉपिक होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप अच्छे इसको करना चाहते हैं, मैथ, साइंस, आपका एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, सब सब्जेक्ट का आएगा यहाँ पर, और एक डिटेल तरीके से मैं आपको बताऊंगा पूरे। मैं खुद यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और आप तक कैसे सरल भाषा में पहुँचा सकूँ ताकि आपको बेनिफिट हो, आप समझ पाओ, इसीलिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको भी मोटिवेटेड मिल जाए कि आप लोग हमको पसंद कर रहे हैं, तो हम और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा।